हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग परमिएबिलिटी का टॉपिक डिस्कशन कर लिए यूनिट नंबर 3 में। अब परमिएबिलिटी के बाद जो हम लोगों का जो रिमेनिंग टॉपिक था वो है आपका सीपेज। और ये सीपेज में हम लोगों को क्या है कि कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। सीपेज क्या होता है, कितने टाइप की होता है, बहुत लेंथी टॉपिक है। हम लोग कितने टाइप की चीज़ जानेंगे, हम लोग दो टाइप की चीज़ें जानेंगे सीपेज के अंदर। एक जो हम लोगों का अर्दन डैम में होगा, जो मिट्टी आप कहीं पे एक साथ जमा करके आप रोक देते हैं पानी को, तो एक डैम का काम करता है। तो जब आप प्लानिंग करके जब आप डैम बनाते हैं मिट्टी वाला, तो वो अर्दन डैम कहलाता है। जिसका आपको आइडिया होगा कि बीच में हम लोगों का एक इम्परवियस लेयर होता है और बाकी आपके परवियस लेयर्स होते हैं। तो अर्दन डैम में क्या होगा, सीपेज का रोल वो हम लोग समझेंगे। और क्यों हम लोग उसमें वो बीच में जो इम्परवियस मीडियम होता है वो क्यों देते हैं, वो सारी चीज़ें अर्दन डैम का हम लोग इस सीपेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर में जानेंगे। एक ये टॉपिक सीपेज के अंदर में आता है। और दूसरा आता है जो किसी और तरीके के डैम में या जनरल किसी सॉइल में जो सीपेज होगा उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो उसको मेज़र करेंगे फ्लो नेट से। ये एक तरीका है जिससे हम लोग मेज़र करते हैं सीपेज को। एक तो अर्दन डैम में होगा जो मिट्टी के अंदर से पानी घुस के चला जाएगा आपका। ये एक अर्दन डैम आप इस तरीके से मिट्टी को जमा किए, यहाँ पे आप पानी को इस तरीके से होल्ड किए, तो पानी इसके अंदर से होकर के चला जाएगा। ये होगा एक टाइप का सीपेज का कहानी। ये डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। जो आपका अगर एक नॉर्मल कंक्रीट का आप डैम बनाते हैं, मिट्टी का नहीं बनाते हैं, तो ज़मीन के अंदर से पानी इस तरीके से इस पार आ जाएगा। क्योंकि अब ये अगर कंक्रीट का है और ये पानी को नहीं पास होने दे रहा है, तो ऑब्वियसली पानी अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। तो सॉयल इस टाइप से होना पड़ेगा, सॉयल की प्रॉपर्टीज़ इस टाइप से होनी पड़ेगी। कुछ आपको अपने प्रिकॉशंस ऐसे लेने पड़ेंगे डैम बनाने से पहले, जो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करे। एटलीस्ट आपके जो डिज़ाइन पीरियड होता है जो 100 सालों का, 150 सालों का, तब तक तो एटलीस्ट ये नहीं हो। लाइफ टाइम इम्पॉसिबल किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता, लेकिन एटलीस्ट आपका जो टारगेट है कि आप अगले 150 सालों का सोच रहे हैं, जिसमें से 100 साल आपका डिज़ाइन पीरियड होगा, बाकी उसके बाद फिर से नब नया डैम बनना होगा। 100 सालों के बाद अगर किसी डैम को अल्टीमेटली मानना तो पड़ेगा कि ना वो डैम ख़त्म हो रहा है, तो फिर उसके जस्ट थोड़ा आगे या पीछे कुछ इस तरीके से आप एक दूसरा प्लानिंग करेंगे डैम बनाने का। फिर आप वहाँ पे एक अपना जगह बनाएंगे और फिर वहाँ डैम बनाएंगे और फिर इस वाले डैम को आप हटा देंगे। तो फिर वहाँ से वो उतना टाइम आपके पास होना पड़ेगा जो ये पानी इधर से रास्ता ना बना ले। अगर ये पानी रास्ता बना लिया तो आप जानते ही उसके बाद तो फिर ये टोटल क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। ये पानी बहुत जगह पे फ्लड आपको लाता हुआ ये अल्टीमेटली जाके ओशियंस में मिल जाएगा, जो सी है उसमें जाके मिल जाएगा। जिस भी रिवर का आप पानी होल्ड किए होंगे वो अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ लीजिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको पढ़ना है डैम्स के बारे में। अब डैम्स के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दूसरा कि वो इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन वाला पार्ट कवर होता है। जो सीपेज यहाँ हो रहा है इसके वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो आप जब इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें आप डैम के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ आप जो अपना डेड लोड, लाइव लोड, अपलिफ्ट प्रेशर, वो सारी चीज़ें जो लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे यही सीपेज का कैलकुलेशन आ जाता है। आपको अभी क्या करना है, आपको समझना है दो चीज़ें, कि एक अगर मिट्टी का डैम बनाते हैं तो कैसे फेलियर होगा, एक अगर हम लोग कंक्रीट का डैम बना देते हैं इस तरीके से तो फिर उसके नीचे से ऐसा फेलियर होगा तो कैसा फेलियर होगा। ये दो चीज़ों को पढ़ना है। मिट्टी के अंदर से जो आपका अर्दन डैम के अंदर में से जो फेलियर होगा वो अर्दन डैम के टॉपिक में आएगा, और जो आपका नॉर्मल ग्रेविटी कंक्रीट डैम के अंदर जो फेलियर होगा सीपेज की वजह से, उसको हम लोग फ्लोनेट वाले टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक जो है आपका सिलेबस में ये यही कहना चाह रहा है शॉर्ट में। ठीक है, अब मिट जो अर्दन डैम वाला, जो अर्दन स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लोनेट वाला जो टॉपिक होगा इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम एक डिस्कशन करना, ऑब्वियसली वो डिस्कशन पहले फ्लोनेट पे ही पहुंचेगा, क्योंकि जब हम आपको बताना शुरू करेंगे, जो हम आपको समझाना चाहेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिलेबस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग थ्योरी लास्ट वाले क्लास तक में यहाँ तक कर लिए। इसका फिर हम लोगों का इसके बाद आया एक न्यूमेरिकल, जो सिंपल न्यूमेरिकल्स होगा, वो अभी आपका अपलोड हो गया होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये परमिएबिलिटी का, तो परमिएबिलिटी वाला टॉपिक आपका सिलेबस के हिसाब से हो गया। आज वाले लेक्चर को आप कह सकते हैं कि हम लोगों का ये सीपेज वेलोसिटी, सीपेज प्रेशर, ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होता है, ये छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस होगा और हम लोग पहुंचेंगे फ्लो नेट के ऊपर।
अब फ्लो नेट के लिए कुछ फ्लो लाइंस होते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं। तो जब फ्लो नेट की कहानी होगी वो जितने लेक्चर में हो, चाहे आज कंप्लीट हो चाहे कल वाले लेक्चर के बाद कंप्लीट हो, 1 से 2 लेक्चर में टारगेट है कि फ्लो नेट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रह जाएगा सीपेज थ्रू अर्दन स्ट्रक्चर, फिर उसको एक छोटा सा बचेगा। इतना चीज़ समझा चुके होंगे कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। कुछ 1-2 नाम्स आपको बताने पड़ेंगे, जैसे आपको फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, ये आपका अर्दन स्ट्रक्चर में होता है। तो ओवरऑल आपके सिलेबस को हम 2 पार्ट में इस सीपेज को ब्रेक कर रहे हैं। एक जो सीपेज की पढ़ाई है वो फ्लोनेट की पढ़ाई होगी। फ्लोनेट किस में आएगा? फ्लोनेट एक तरीका है सीपेज को निकालने का। किस में निकालते हैं? जब अर्दन स्ट्रक्चर के अलावा जब हम लोगों का पानी जो है वो सॉइल के अंदर घुसने लग जाए। सॉइल में परमिएबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है, तभी तो पानी मिट्टी के अंदर जा रहा है। जब मिट्टी के अंदर जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि सीपेज हो रहा है। छत से पानी टपकता है उसको हम लोग बोलते हैं ना कि सीपेज हो रहा है, क्योंकि पानी टपक रहा है। उसी तरीके से मिट्टी से पानी जा रहा है, उसको कहेंगे सीपेज हो रहा है। तो जब पानी ज़मीन के अंदर घुस जाए, मिट्टी के अंदर घुस जाए और वहाँ से आपका जब पास होने लगे, तो जो चीज़ वो करेगा तो वो कहाँ करेगा? वो मिट्टी वाले डैम्स में नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि पानी जितना दिन में यहाँ नीचे जाएगा उतना दिन में पानी यहाँ से अपना रास्ता बना लेता है। तो अल्टीमेटली वो ज़मीन के नीचे करता है। तो ज़मीन के नीचे जब करता है तो ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको निकालने का, ऑब्वियसली यहाँ डैम है, यहाँ पानी है, तो ज़मीन के नीचे जाके तो नहीं निकालिएगा ना। ऑब्वियसली कुछ तरीका होगा, थियोरेटिकल तरीका होगा, कॉन्सेप्चुअल तरीका होगा। उस तरीके का नाम है फ्लोनेट। तो हम लोग इसमें डैम के साइज़ के बारे में, डैम के लोड्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो चीज़ें अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग वाले टॉपिक्स। उसमें डैम के बारे में, सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ाई होगी। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके सीपेज के टॉपिक पे। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज का लेक्चर जो हम समझाएंगे बस ध्यान से सुनिए। सारा नोट्स लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे हिंदी में वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हम आपको जो स्टोरी समझाएं आपको वो समझ में आना चाहिए। हम लोग आपको 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक हम लोग डिस्कस किए परमिएबिलिटी और दूसरा डिस्कस किए सीपेज। दोनों में फ़र्क समझिएगा क्या होता है। परमिएबिलिटी होता है कि आपका प्रॉपर्टी है सॉइल का, सॉइल कैसा है, परमिएबल है, परमिएबल नहीं है। जैसे अब आप एक बड़ा सा चट्टान रख दीजिएगा, उसमें आप 1 बोतल पानी डालिएगा, वो पानी साइड से निकल के गिर जाएगा, चट्टान के अंदर जो रॉक होगा उसके अंदर नहीं जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ये लेस परमिएबल है, या फिर आप कह देंगे कि बिल्कुल नॉट परमिएबल है, कुछ ऐसा कह देंगे। यही 1 बोतल पानी आप एक नॉर्मल है, कहीं पे एक मिट्टी है, कोई मैदान है जहाँ आप क्रिकेट खेलते हैं, आप वहाँ 1 बोतल पानी गिराइए, पूरा 1 बोतल पानी आपको ग्राउंड पे इस तरीके से पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो ऑब्वियसली 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर ही पूरा ग्राउंड के अंदर में पानी जो है वो आपका चला जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे? हाई परमिएबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो आपके पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बोल्डर्स हो, कॉबल्स हो, ग्रेवल हो, सैंड हो, जो भी आपका सॉइल का पार्टिकल्स है, उसका अपना प्रॉपर्टी है कि वो पानी जाने देगा या पानी नहीं जाने देगा। उस प्रॉपर्टी को बोले परमिएबिलिटी। अगर पानी जाने देता है तो हाई परमिएबल, पानी नहीं जाने देता है तो लो परमिएबल। तो अगर पानी जाने देता है और उसको हाई परमिएबल बोले, और अगर पानी चला गया तो पानी चला गया इसका मतलब क्या है? कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आप कहेंगे ना कि अभी 2 मिनट पहले पानी अंदर गया है और 1 घंटे के बाद आप बोलेंगे कि दूसरे साइड से पानी बाहर आया, तो इसका मतलब है कि 58 मिनट्स जो है वो पानी जो है वो ट्रेवल किया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। इसका मतलब है टाइम कंज्यूम हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसका मतलब है कि ये घटना हो गई, एक प्रोसेस हो गया। उस पानी जाने के प्रोसेस को कहते हैं सीपेज। तो उम्मीद करते हैं ये 2 चीज़ क्लियर हो रहा होगा। परमिएबिलिटी एक प्रोसेस, एक आपका प्रॉपर्टी है सॉइल का, और सीपेज क्या है? एक प्रोसेस है, एक घटना है जो हो रहा है। ठीक है, अब आपका परमिएबिलिटी का प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सॉइल में क्या होना चाहिए? आपको वॉइड्स होने चाहिए। वॉइड्स भी क्या होने चाहिए? इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होंगी तो फिर आपका क्या होगा? परमिएबिलिटी जो होगा वो आपका हाई होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक पहले पढ़ते हुए यही आए हैं। अब मान लेते हैं परमिएबिलिटी हाई है, सॉइल ऐसा है जिसमें पानी पास होगा। अब पानी पास होगा, अब कुछ जल्दी होगा मान लेते हैं अगर कि आपका सॉइल सैंड है या सिल्ट है, क्ले नहीं मानते हैं अगर,
तो क्योंकि ऑब्वियसली हाई परमिलिटी बोल रहे हैं तो सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, यही सब हो गया ना। तो मान लीजिए सैंड है या ग्रेवल है, पानी पास होगा। अब पानी पास होना शुरू हुआ तो 3 तरीके के प्रॉब्लम्स पानी आपको करके देगा किसी भी चीज़ में। आप ऑब्वियसली पानी पास हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी सॉइल से, या कह लीजिए कि सॉइल सैंपल से, कोई एक पार्टिकुलर एक वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि किसी एक जगह से पानी पास हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब पानी कहाँ कहाँ से पास हो सकता है, आप पानी कहीं पे नदी में फ्लो कर रहा है, आप क्या किए चारों तरफ से, आप 2 साइड से आप उसमें मिट्टी लगा करके आप उसको रोक दिए, या चारों साइड से आप उसमें क्या किए मिट्टी से भर करके आप पानी को जाने का रास्ता नहीं दिए, तो वो उसको क्या कहलाएगा, वो अर्दन डैम की तरह से कहलाएगा। होता तो यही चीज़ है ना कि पानी आपका फ्लो हो रहा था, पानी आपका फ्लो हो रहा था यहाँ पे, आप उसको क्या किए रास्ते में ही एक इस तरीके से आप एक शेप दे दिए और मिट्टी भर करके आप उसको कॉम्पैक्ट कर दिए, और आप क्या किए पानी को आप आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब यहाँ पानी का लेवल सडनली क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, यहाँ पानी का लेवल यहाँ तक था, तो पानी का ये जो लेवल ड्रॉप हुआ क्योंकि एक बैरियर आप दे दिए। अब ये बैरियर जो दिए, अब पहला प्रॉब्लम जो पानी करेगा कि वो इसके अंदर से अपना रास्ता ढूंढेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली अब पानी इसी हाइट पे तो बाहर नहीं आ जाएगा ना, पानी इसके अंदर जाएगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या होगा कि पानी का प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, क्योंकि अब उसको बहुत कम जगह मिल रहा है, वो पानी अपना रास्ता ढूंढना शुरू करेगा। तो यहाँ से पानी जो पास होगा, कहीं यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ये जो आपका पानी निकलता है, जब पहला प्रॉब्लम जब पानी देता है कि या तो पानी यहाँ से ऐसे करके इधर से निकल गया, या तो पानी ऐसे यहाँ से आकर के यहाँ से ऐसे निकल गया, या तो कुछ ऐसे आकर के ऐसे निकल गया। ये जो पानी रास्ता बना लेता है मिट्टी के स्ट्रक्चर के अंदर से और दूसरी तरफ निकल जाता है, क्यों होता है ये, क्योंकि पानी में प्रेशर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे पानी आप होल्ड किए तो इसमें एक प्रेशर आया, और यहाँ जो आप पानी होल्ड किए इसमें एक, यहाँ जो पानी आपका अब यहाँ पे निकल गया, जो बचा हुआ पानी है उसका कुछ अलग प्रेशर है। तो ये आप कह सकते हैं कि हाई प्रेशर है, इसको आप कह सकते हैं लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब भी डिफरेंस आएगा पानी में, तो पानी अपने आप इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। पानी चाहेगा कि दोनों तरफ जो है कुछ ऐसा लेवल हो जाए, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पानी का अब अपना एक प्रेशर होता है जो कि ऑब्वियसली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है। अब पानी का यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा इसको बैलेंस करने का, पानी उतना बैलेंस करना चाहेगा। तो पानी क्या होगा, हाई वाले पॉइंट से लो वाले पॉइंट के तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। तो जो रास्ता पानी आपको इस मिट्टी के स्ट्रक्चर के अंदर से लेगा बाहर आने के लिए, ये रास्ता कहलाता है फ्रिएटिक लाइन। जो अभी आप सिलेबस में एक नाम देखे थे, वो एक्चुअली में यही एक नाम होता है, फ्रिएटिक लाइन। और ये किस में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अभी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अर्दन डैम्स में आएगा, अर्दन स्ट्रक्चर्स में आएगा। क्योंकि मिट्टी के स्ट्रक्चर्स आप बनाए, पानी ऐसा तो नहीं है कि एकदम इम्परमिएबल है, मिट्टी के स्ट्रक्चर्स है वो भी हम लोग अब सीपेज पढ़ रहे हैं तो मान के चलते हैं कि परमिएबिलिटी हाई है। परमिएबिलिटी अगर लो होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। परमिएबिलिटी हाई है, पानी पास हो सकता है, तो पानी पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पास होगा। और पानी अगर रास्ता बना लिया दूसरी तरफ निकलने का और स्ट्रक्चर के अंदर से बना लिया, तो जो रास्ता वो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। ये चीज़ को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब ये हुआ आपका पहला प्रॉब्लम, जो पानी आपको किया सीपेज थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम, डैम के बॉडी के अंदर से चला गया। अब दूसरा प्रॉब्लम जो पानी कर सकता है वो ये कि मान लीजिए कि ये आप मिट्टी का डैम बनाए थे, अब आप मान लीजिए कि आप कंक्रीट का डैम बना दिए। तो अब क्या है कि अब आप इसका इतना साइज दे दिए, आप यहाँ देखें एक सैंपल साइज जैसे दिया हुआ है, अब ये इतना दे दिए कि पानी लिटरली यहाँ से यहाँ कभी पास नहीं कर सकता है, 200 साल में भी पास नहीं कर सकता है। आप इसको एक तरह से इम्परमिएबल बना दिए। अब जब इम्परमिएबल बना दिए, ये तो कंक्रीट है, पानी इसमें से पास नहीं कर सकता है, पानी यहाँ आप होल्ड किए हुए हैं। ऑब्वियसली पानी में इतना प्रेशर है, इतना हाइट है, जितना हाइट बढ़ता जाएगा उतना गामा इंटू एच, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पानी अपना रास्ता ढूंढेगा, साइड से जा नहीं सकता है। मान लीजिए दूसरी तरफ पहाड़ है, इधर भी आपका पहाड़ है, इधर भी आपका कुछ पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा था, यहाँ पे आप डैम बना दिए, तो पानी ना इधर जा सकता है, पानी ना इधर जा सकता है, पानी ना इधर जा सकता है, और इधर से तो वो आ ही रहा है, तो कुल मिला के पानी यहीं पे रुका हुआ है। तो पानी अब अपना दूसरा रास्ता निकालेगा ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है। आप डैम मिट्टी के ऊपर बनाए हैं, कुछ अंदर तक आप गए हैं डैम को लेकर के,
लेकिन जहाँ तक आपका डैम एंड हुआ है उसके नीचे तो मिट्टी ही अवेलेबल है ना, तो डैम पानी क्या करेगा, वहाँ से अपना रास्ता निकालेगा। तो पानी कहीं से भी रास्ता निकाल सकता है, यहाँ से रास्ता निकाल सकता है, डिपेंड करता है उसको कहाँ पे उसके सारे वॉइड्स कनेक्टेड मिल जाएंगे, कहाँ पे उसको डिफरेंस अच्छा मिल जाएगा, कहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉइल्स आपस में वॉइड्स कनेक्टेड हो जाएंगे। इसका कोई एंड नहीं है कि ये नहीं बताया जा सकता है कि ये 3 4 या 5 रास्ता बनाएगा। ये अनलिमिटेड रास्ता बना सकता है, ये बीच से भी ऐसा बना सकता है, ये ऐसा भी बना सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। अब वो तो डिपेंड करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे रास्ते को ग्राफिकली अलग अलग लाइंस करके दिखाते हैं, कोई किसी से इंटरसेक्ट नहीं करता है। हम लोग ऐसा एज्यूम करके ये दिखाते हैं। आगे समझ में आएगा कि क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं। हम लोग ऐसे करके बहुत सारा रास्ता हो सकता है, इसके अंदर से भी एक रास्ता हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जितना भी सॉइल का सैंपल हो, इसमें आपको 100 200 500 1000 1000 रास्ते बन सकते हैं आपको। हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि कैलकुलेशन करना है और कुछ सुविधा, मतलब कैलकुलेशन में अगर 1000 डेटा लेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ n नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड कर लेते हैं। अब n नंबर ऑफ लाइंस 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही सब, इतना इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो ये जो आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये क्या है, ये पानी के पास होने का एक रास्ता दिखाया जा रहा है आपको, कि पानी हो सकता है यहाँ से एंटर कर जाए और ऐसे ऐसे करके उसको वॉइड्स कनेक्टेड मिल जाए और यहाँ से बाहर आ जाए। तो अल्टीमेटली पानी यहाँ से अगर एक बार रास्ता मिल गया तो पूरा पानी यहीं से बाहर आना शुरू होगा, अल्टीमेटली डैम फेल हो ही जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आपको पानी की है। ये जो हम आपको लाइंस बनाए हुए हैं, ये लाइंस कहलाते हैं फ्लो लाइंस। पानी फ्लो करेगा जिस लाइन से, वो लाइन कहलाएगा फ्लो लाइन। अब पानी में जैसे इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे आपको हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आए, यहाँ इस वाले पॉइंट पे, तो इस पे जो आपका प्रेशर होगा वो कोई एक वैल्यू होगा, उसको हम वैल्यू बोल देते हैं, जैसे 5 यूनिट, कुछ भी यूनिट में होगा प्रेशर, मतलब किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए आपको इस वाले फ्लो लाइन पे एक वैल्यू है 5। अब ये 5 का जो प्रेशर है इस वाले फ्लो लाइन पे आए तो वो यहाँ पे मिल रहा है 5, इस वाले फ्लो लाइन पे आए तो यहाँ पे मिल रहा है 5, एक और फ्लो लाइन बनाए तो यहाँ पे मिल रहा है 5। इसका मतलब है कि सारे फ्लो लाइंस में ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही पॉइंट पे आपका सब पे एक ही प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए ये छोटा रास्ता फॉलो कर रहा है, ये बड़ा रास्ता फॉलो कर रहा है। हो सकता है यहाँ प्रेशर 0 से लेकर के 100 अगर आ रहा होगा, ये 5 है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है कुछ इस तरीके से इसी फ्लो लाइन पे, पहले वाले फ्लो लाइन पे। तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली मान लीजिए 100 पे आ गया और 100 प्रेशर पे आपका क्या होने वाला था, ये फेल होने वाला था। तो फिर जब 100 प्रेशर पे यहाँ पे सॉइल फेल होने वाला है तो इस सारे पॉइंट पे 100 पे ही फेल होगा, सारे पॉइंट पे 0 से ही शुरू होगा। अब 0 से 100 जाने के लिए जितना ज़्यादा बड़ा रास्ता लेंगे, जाना तो अल्टीमेटली 100 ही है। तो 5 का वैल्यू जो यहाँ छोटा सा यहाँ दिखाए हैं, ये यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा, यहाँ उससे भी ज़्यादा, यहाँ उससे भी ज़्यादा होगा। फिर यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 20 मिलेगा, यहाँ 30 मिलेगा, यहाँ 40 50 60 70 80 90 और इस तरह से करते हुए यहाँ 100 मिल जाएगा। इस रास्ते से भी आएंगे तो ऐसे ही होगा, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। तो यहाँ देखिए 30 सारे लाइंस यहाँ मिल रहे हैं, फिर 20 सारे ये पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, आप कहेंगे ना कि ये सारे पॉइंट्स सर वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके प्रेशर एक बराबर है। मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रेशर का लाइन ऐसा ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन सा रास्ता लिया है, कितना प्रेशर है। तो वो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वर्टिकल लाइन ही मिलेगा, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, इसमें आप देखेंगे कि एक वाइट कलर का ये लाइंस बना हुआ है। अब ये देखिए कई बार ये पहले ये लाइंस ऐसे इंक्लाइंड है, बीच में आप देखिए ये लाइन बिल्कुल सीधा भी है, फिर यहाँ पे ये उल्टे डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस तरीके से है। ये जो लाइंस हैं ये आपको कहलाते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस, मतलब सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जैसा है, सारे पॉइंट्स का प्रेशर एक जैसा है। इस लाइन पे ये जो आपके वाइट लाइंस है जिसको भी हम रेड से बना रहे हैं, ये सारे वो लाइंस हैं जिन पे आपको सारे फ्लो लाइंस में प्रेशर जो है एक समान है।
मतलब आप किसी भी फ्लो लाइन को चुन लीजिए, इन लाइंस के वाले पॉइंट्स पे प्रेशर एक जैसा होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। ये फ्लो लाइन और ये इक्विपोटेंशियल लाइन, दो लाइन के बारे में पता चला, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। ये सारे नाम हैं जो याद हो जाने चाहिए, कोई बहुत डिफिकल्ट नाम भी नहीं है, काम भी समझ में आ रहा है कि क्या काम है। ये दो लाइंस जो हैं, ये जो इस तरीके से एक जाली बनाए हैं, ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा ही कुछ बनाया ना, ये फ्लो लाइन है, ये वाला 3 लाइन दिखाए हैं, और ये वाले ड्रॉप्स वाले लाइन है, ये ऐसे बने हैं। ये जो आपको एक जाली बनाए हैं, यही कहलाता है फ्लो का नेट। ये एक टाइप का क्या है, स्टडी है, ये एक्चुअल लाइंस नहीं है। ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कभी ऐसे लाइंस आपको नहीं दिखेंगे। ये एक तरीका है कि हम लोगों को, जो साइंटिस्ट ने आपको टेस्ट किए, टेस्ट करके बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे प्रोसेस बताए, तो उन लोगों ने एक तरीका बताया कि ग्राफिकली इस तरह से बना करके समझाए वो। तो एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ परमिएबिलिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ सीपेज फोर्स, सीपेज प्रेशर वगैरह निकाल लेते हैं, कुछ हम लोग क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, आई, ये सारी चीज़ें इस मिट्टी के अंदर की निकाल लेते हैं। आगे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडिया देना है। आप अगर बीटेक कर रहे हैं या सॉरी आप अभी तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप किसी बीटेक वाले कोर्स का आप सिलेबस देखेंगे, आप उसमें देखेंगे सीपेज एनालिसिस अपने आप में एक चैप्टर रहेगा, एक पूरा यूनिट रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, क्विक सैंड कंडीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है कि बॉडी के अंदर से जाएगा तो फ्रिएटिक लाइन बनाएगा, फ्रिएटिक लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के अंदर से जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के नीचे से जाएगा तो आपको ये क्या बनाएगा, फ्लो नेट बनाएगा, तो फ्लो नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉडी के नीचे से क्या कर रहा है, फेलियर कर रहा है, उसके बारे में जो कहानी फ्लो नेट से जुड़ा हुआ होगा, फ्लो लाइन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, ये सारे का डेफिनेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और तीसरा, जब यही पानी ज़मीन के नीचे जाता है, एक तो वो क्या कर सकता है, ऐसे फ्लो लाइन बना करके प्रेशर फेलियर करवा सकता है डैम को। दूसरा वो ये कर सकता है कि यही पानी जो है, ये इस बॉडी के ऊपर नीचे से एक प्रेशर लगाएगा। इतना हाइट का पानी था, उसका प्रेशर अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे आकर के डैम के ऊपर की तरफ डैम में लगेगा, और ये क्या कर सकता है, ये डैम को फेल करवा सकता है। तो इस वाले की पढ़ाई आपको नहीं पढ़नी है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, जब आप डैम का कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम पढ़ेंगे आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो वहाँ आप एक अपलिफ्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो जो अपलिफ्ट फोर्स है ना, वो वही पानी का फोर्स है, जो ये इतना प्रेशर का पानी है तो ये सीधा तो जाएगा, लेकिन सिर्फ सीधा जाएगा ये ज़रूरी थोड़ी है, ये ऊपर डैम के बॉडी में भी तो नीचे में एक धक्का लगाएगा, तो ये धक्का क्या करेगा, इस डैम को फेल करवा देगा। तो जब आप एनालिसिस करते हैं डैम बनाने का, जब आप डिज़ाइन करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कितना चौड़ा डैम दें, कितना हाइट का डैम दें, उस समय ये फोर्स को भी आप ध्यान में रखते हैं। डेड लोड, लाइव लोड, पानी का लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब तो देखेंगे ही, लेकिन ये भी देखेंगे कि कहीं पानी नीचे से धक्का देके डैम को ऊपर ना कर दे। तो ये सारे कैलकुलेशंस आते हैं। आपको पढ़ना है सिर्फ ये पहला वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या था, आपका कॉन्सेप्ट था, एक बिल्डअप था। जो हम लोग सीपेज में आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या छोड़ने वाले हैं, इसका डिस्कशन था आपका। अब सीपेज हम लोग जब परमिएबिलिटी पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, पानी ऐसे जाएगा, इसको हम लोग क्या बोले, वन डायमेंशनल फ्लो। हम लोग सिर्फ एक डायमेंशन की बात किए। अब पानी कभी एक डायमेंशन में फ्लो नहीं करेगा, एक्चुअल में पानी फ्लो करेगा 2 डायमेंशंस में। पहला डायरेक्शन जो इसका फ्लो का डायरेक्शन होगा, चाहे अब ये एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे ये वाई डायरेक्शन में हो, वो डिपेंड करता है कि रिवर का ओरिएंटेशन कैसा है। अब रिवर में जनरली एक्स वाई दोनों होता है, रिवर तो ऐसे से चल रहा होता है, तो थोड़ा पानी एक्स में भी जा रहा है, थोड़ा पानी वाई में भी जा रहा है। तो मेन होता है जो सरफेस पे पानी फ्लो कर रहा है, इसको बोले वन डायमेंशन। अब ज़मीन के अंदर भी अगर पानी आपका फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये डैम है, ये डैम है, सॉरी ये डैम है, आप क्या कि ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका पानी जो है, आप देखें कि पानी, आप डैम से पानी को रोक दिए, अब पानी रोक दिए, चारों तरफ से आपका पहाड़ है, पानी कहीं जा नहीं सकता, तो आपका पानी सिर्फ ऐसे नीचे ही नहीं आएगा, आपका पानी इधर भी जा रहा है, जो आपको अभी दिखाया ना फ्लो लाइंस में, ये जो लाइंस बने हुए हैं ये फ्लो लाइंस है। और कुछ पानी नीचे भी ऐसे भी जाता है जो आपको ग्राउंड वाटर टेबल में जा करके मिल जाता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाता है।
तो ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी जा रहा है, पर्कुलेशन जो हो रहा है, वो पर्कुलेशन किस में पढ़े, परमिएबिलिटी में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पानी मेरा जो है, जो सीपेज हो रहा है, तो सीपेज हो रहा है तो सीपेज ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सीपेज दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में जो जाएगा वो है 2 डायमेंशनल फ्लो। तो हम लोग जब परमिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। हम लोग क्या कर रहे थे कि ये एक सॉइल सैंपल है इतना बीच का, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है ये निकाल रहे हैं। मतलब हम लोग बेसिकली पानी का फ्लो मान रहे हैं कि ये पानी ऐसे ही जाएगा। हम लोग ये डिस्कशन नहीं किए कि पानी इधर भी जा सकता है, पानी इधर भी जा सकता है। तो हम लोग फंसे हुए थे अभी तक 1 डायमेंशनल के स्टोरी में। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये 2 डायमेंशनल में बात होगी, ठीक है। साथ साथ नोट्स पढ़ते जाइए ताकि हम जब आज का लेक्चर एंड करेंगे तो जो चीज़ें पढ़ा दी हैं वो रिपीट नहीं होगी अगले क्लास में। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल समझ में आ गया क्या होता है। इन परमिएबिलिटी चैप्टर द फ्लो ऑफ वाटर फॉर सिंपल 1 डायमेंशन इज कैलकुलेटेड थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डार्सीज लॉ एज ऑलरेडी वी डिड इन द केस ऑफ परमिएबिलिटी टेस्ट। परमिएबिलिटी टेस्ट जो हम लोग किए थे कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड, हम लोग क्या किए थे, डार्सी लॉ को डायरेक्टली लगाए थे। और डार्सी लॉ को लगाने में हम लोग क्या किए थे कि एक डायरेक्शन का सिर्फ ध्यान रखे थे कि पानी हम लोगों का नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रियलिटी में, एक्चुअल में, मान लीजिए कोई डैम है, पानी रोके आप, तो पानी नीचे भी फ्लो कर रहा है, पानी ऐसे भी फ्लो कर रहा है। तो पानी का डायरेक्शन 2 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पानी पहले नीचे आया, फिर पानी को दूसरा डायरेक्शन में अपना प्रेशर का रास्ता मिल गया वॉइड्स का, वो इधर चला गया। इसका मतलब है कि पानी एक्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है और पानी अपने प्रेशर की वजह से ऊपर भी फ्लो कर सकता है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, और एक्चुअल में ये 2 डायमेंशंस होंगे। इन रियलिटी द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज नॉट इन 1 डायरेक्शन ओनली, नॉर इज इट्स यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ऐसा नहीं है कि पानी एक डायमेंशन में ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि पानी बिल्कुल बराबर प्रेशर चारों डायरेक्शन में होगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे आपका ये फ्लो है पानी का, इधर पानी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब आप वाई, ये एक्स डायरेक्शन है, अब इसी डैम को आप ऐसे देख लीजिए अगर 3D बना करके, तो ये जो दूसरा वाला डायरेक्शन है, ज़रूरी नहीं है पानी उधर भी हो तो नहीं सेम चीज़ से जा रहा होगा, जो कि ऑब्वियस है। हम लोग देखते हैं कोई नदी का अगर पानी फ्लो कर रहा होता है तो पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, जो सेंटर पॉइंट होता है नदी का, आप वहाँ देखेंगे ज़्यादा एक अलग प्रेशर होता है पानी का। और जब आप किनारों पे आते हैं तो यहाँ जो पानी आपको मिलता है, ये भी पानी इसी नदी का है, लेकिन इसमें आपको प्रेशर कम दिखता है, आप इसमें थोड़े दूर तक जा पाते हैं क्योंकि पानी में वो फ्लो नहीं होता है। वो फ्लो सेंट्रल पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको एक अलग प्रेशर मिला, अलग कहानी मिली, और उसके परपेंडिकुलर वाले जो डायरेक्शन है, जो किनारे वाला डायरेक्शन है, उधर आपको कुछ अलग कहानी मिला। तो ये स्टोरी जो है एक्चुअल में होगा 2 डायमेंशनल। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि 2 डायमेंशनल है तो पानी आपको दोनों डायरेक्शन में एक बराबर होगा। ज़मीन के नीचे भी जब पानी ट्रेवल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जो पानी फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में जो पानी फ्लो कर रहा है, दोनों को सेम नहीं बोला जा सकता है। दोनों के लिए जो वैल्यूज निकालेंगे वो ये नहीं बोलेंगे कि पानी जब इधर जा रहा है इतने इससे तो इधर भी जा रहा होगा, ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे, वॉइड्स के कनेक्शन पे, पानी के प्रेशर पे, बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है। आगे अभी फिलहाल तो उसको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, नहीं तो वो देखा जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी एंड सीपेज के एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो अब उसमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल आगे की बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या होता है फ्लो का, ये समझ में आ गया होगा। अब जो बात हम आपको अभी तक बताए वही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, वही सीपेज का डेफिनेशन भी होता है, वही कॉन्सेप्ट भी होता है। जो हम बताए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन ए परमिएबल मीडियम। प्रॉपर्टी था परमिएबिलिटी, और उस परमिएबल मीडियम में जो पानी फ्लो किया ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से, वो कहलाया आपका सीपेज, ठीक है। अ फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई हेड टू ए पॉइंट ऑफ लो हेड, बता दिए हम आपको। ये याद रखना है कि ये फ्लो जो होगा ये लैमिनार ही होगा। मिट्टी के अंदर पानी बहता हुआ जा रहा है तो वो टर्बुलेंट नहीं हो जाएगा, वो लैमिनार ही होगा, और यही हम लोगों का एजम्पशन था डार्सी लॉ का। अब क्योंकि परमिएबिलिटी ही पढ़ रहे हैं एक तरह से हम लोग, बस एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो यही डार्सी लॉ का जो वैलिडिटी है ये यहाँ भी रहेगा। तो फ्लो हम लोगों का लैमिनार है, ऐसा एज्यूम कर लेना है। द पाथ टेकन बाई ए वाटर पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए फ्लो लाइन।
पानी जो अपना रास्ता बनाएगा उस रास्ते को किससे बताते हैं, फ्लो लाइन से बताते हैं। Although an infinite number of flow lines can be drawn, for convenience only a few are drawn. बनाने को तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लो लाइंस बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, कुछ फ्लो लाइंस बनाते हैं और कैलकुलेशन में हम लोगों को उससे हेल्प मिल जाता है। ठीक है। At certain points on different flow lines, the total head will be the same. अब सारे फ्लो लाइंस पे, ये फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन है, इस पे हम आपको पता है ना कि एट सर्टेन पॉइंट्स ऑन डिफरेंट फ्लो लाइंस, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे, जैसे ये पॉइंट्स हो गए, इन सारे पे क्या होगा, टोटल हेड जो होगा वो सेम होगा। तो टोटल हेड सेम होगा तो इसका मतलब प्रेशर सेम होगा। टोटल हेड जितना होगा H, तो गामा इंटू H करेंगे तो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर टोटल हेड आपको अगर 1 मीटर का फील हो रहा है, यहाँ भी 1 मीटर का फील हो रहा है, यहाँ भी 1 मीटर का ही फील हो रहा है, तो तीनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसी को क्या बोले हम लोग, इक्विपोटेंशियल लाइन बोले, जिसका प्रेशर सेम आए या जिसका आपका हेड जो है वो सेम आ जाए। ठीक है। एट सर्टेन पॉइंट्स ऑन डिफरेंट फ्लो लाइंस द टोटल हेड विल बी द सेम। The lines connecting points of equal total head can be drawn and these lines are known as equipotential lines. समझा दिए इसके बारे में। The equipotential lines cross the flow lines at right angle. याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में भी और आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी पूछ लेगा, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस आर, और ऑप्शन में दे देगा पैरेलल टू ईच अदर, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर आपको राइट एंगल। तो याद रखना है कि आप ये जो डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से, ये जो आप अपना फ्लो नेट बनाए, ये सारे फ्लो नेट में ये जो जंक्शन है, इन जंक्शंस के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। देखने में अभी नहीं लगता होगा, लेकिन ये सारे जो हैं, ये सारे, जैसे ये लाइन ऐसा इंक्लाइंड है तो ये भी ऐसा ही इंक्लाइंड है, यहाँ सीधा है लाइन तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। ये सारे जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री ही होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। द फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स टुगेदर फॉर्म ए फ्लो नेट। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। बता दिए थे ये चीज़। The flow net gives a pictorial representation of the path taken by water particles and the head variation along that path. फ्लो नेट क्या बताता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर बना करके आपको एक आइडिया दिला देता है कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट पे प्रेशर सेम है, पानी के बहने का कितना कितना रास्ता ज़मीन के अंदर बन चुका है, किस किस डायरेक्शन में बना है। ये लाइंस देख करके आइडिया लग जाता है ना कि पानी कुछ ऐसे फ्लो किया है या पानी कुछ ऐसे फ्लो किया है। तो ये सारे जो लाइंस हैं, फ्लो लाइंस, ये क्या बताते हैं, एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा पानी आपका ज़मीन के अंदर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये आपको बताता है फ्लो लाइन। और ये फ्लो नेट जो है ये बनाने से हम लोग ये सारी चीज़ों की स्टडी को कर पाते हैं। एक तरह से ये एक्चुअल कंडीशन साइट का डायग्राम के व्यू में, पिक्चर के व्यू में आपको समझाने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं हम लोग फ्लो नेट। ठीक है। अब फ्लो नेट जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ों को समझ लीजिए। अभी हम लोग क्योंकि सीपेज की बात कर रहे हैं, अर्दन स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं अभी, तो अर्दन स्ट्रक्चर, फ्रिएटिक लाइन, इनके बारे में कोई बात नहीं होगी, आगे होगी। अभी हम लोगों को जानना है, ज़मीन के अंदर पानी घुस गया, अब वो सीपेज प्रेशर लगा रहा है, वो एक वेलोसिटी से घुसा है, तो एक सीपेज वेलोसिटी आया है। नॉर्मल पानी का जो फ्लोइंग वाटर का जो वेलोसिटी होता है वो आपको पता है कि वो आप डिस्चार्ज, अगर आपको पता है तो डिस्चार्ज बाई एरिया से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फ्लोइंग वाटर का बता सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि अगर डिस्चार्ज जानना है, किसी भी नदी का पानी का डिस्चार्ज जानना है, तो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कितने वेलोसिटी से वो पानी फ्लो कर रहा है, ये पता लगाएंगे तो डिस्चार्ज हम लोगों को मिल जाता है। ये तो हुआ फ्लो, पानी का जो ग्राउंड के ऊपर हुआ। अब जब पानी सीपेज हो रहा है तो ऑब्वियसली सीपेज हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है वॉइड्स वाला। पानी जो फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे रास्ता बना करके फ्लो कर रहा है। तो पानी के फ्लो करने का रास्ता क्या है, पूरा पूरी आपके वॉइड्स का जो रास्ता है वो है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको इस एरिया की बात करनी है कि इस वाले लेंथ L अगर हम स्पेसिमेन बोल दें, चाहे ये 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी एक लेंथ की बात करें, तो हम अगर बोलेंगे कि कितने एरिया से पानी बह रहा है, तो आप बोलेंगे कि इस वॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लो। तो हम लोगों का
छोटा क्यू अगर हम बताएं, सीपेज वाला अगर हम डिस्चार्ज बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ वॉइड हो जाएगा। अब पानी जिस स्पीड से नदी में बहता है उस स्पीड से ज़मीन के अंदर सेम स्पीड से ऑब्वियसली नहीं बहता है, वो उससे कम या ज़्यादा स्पीड से बहता है। तो पानी जो इस वॉइड से बह रहा है, हो सकता है यहाँ से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में पानी यहाँ पहुँच जाए। तो इसका मतलब है कि आपके पानी में जो अपना एक आपका वेलोसिटी है वो आपके नॉर्मल फ्लो वाले वेलोसिटी से अलग है। नॉर्मल ज़मीन के ऊपर पानी बहता तो अलग वेलोसिटी में रहता, क्योंकि उसको ज़्यादा जो एरिया है वो मिला है। अब ज़मीन के अंदर में क्योंकि वॉइड्स हैं और आपका एरिया आपका कम है, तो हो सकता है आपका वेलोसिटी जो है वो कुछ अलग हो। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे सीपेज वेलोसिटी। ये क्या था, नॉर्मल वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये वॉइड एरिया और ये सीपेज वेलोसिटी है। यही है वो सीपेज वेलोसिटी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो हम बोले सीपेज वेलोसिटी का वही डेफिनेशन आप पढ़िए, लिखा हुआ वही है। द डिस्चार्ज वेलोसिटी बेस्ड ऑन द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल। जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है क्यू, कैपिटल क्यू, ये किस पे बेस्ड होता है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बेस्ड होता है, कैपिटल ए पे। लेकिन हाउएवर द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम लोग सीपेज वेलोसिटी, अभी के लिए एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ज़मीन के अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम लोगों का यही अभी एक्चुअल वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोले सीपेज वेलोसिटी। अब ये सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, वॉइड के स्पेसेस के अंदर से जाता है, और ये नॉर्मली क्या होता है, उस वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। अब आपको याद होगा जब हम आपको यूनिट नंबर 2 शायद पढ़ाए थे, नहीं परमिएबिलिटी में स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि जो आपका सीपेज वेलोसिटी होता है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी होता है। ये वाला फॉर्मूला हम आपको बताए थे, जो हम आपको ये भी बोले थे कि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो यही वाला टॉपिक है, सीपेज वेलोसिटी। तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के डेफिनेशन में पूछ सकता है सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज फोर्स क्या होता है, एक्सप्लेन करें इन डिटेल्स। इसका मतलब है कि सीपेज वेलोसिटी पे पहले डेफिनेशन लिखिए, उसका कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ डायग्राम है तो वो बनाइए, फिर सीपेज प्रेशर बताइए, फिर सीपेज फोर्स बताइए। जितना एक्सप्लेन कर पाइए उतना अच्छा है, ठीक है। ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज क्या पूछेगा इस यूनिट से, आपको सीधा बोलेगा फ्लोनेट के बारे में पूछ लेगा। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोनेट पूछ सकता है, आगे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है, क्या क्या उसका अपना एक बिहेवियर है, वो फ्लोनेट के बारे में वो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। और फ्लोनेट क्या होता है ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन कीजिए कि फ्लोनेट क्या होता है विद प्रॉपर डायग्राम। तो वही डैम वाला डायग्राम बनाना है, फ्लोनेट बना देना है, वो दोनों लाइंस क्या होते हैं वो बताना है, फ्लोनेट से क्या निकाला जाता है ये बताना है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो हो सकता है वो है आपको अर्दन डैम से, कि अर्दन डैम में सीपेज होता है, उस फेनोमेना को एक्सप्लेन कीजिए। तो पूरा कहानी को एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे पानी जाता है, फ्रिएटिक लाइन कैसे बनता है, क्या किया जाता है इसके बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप के ही इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। आप देखिए ये डायग्राम वही कहना चाह रहा है कि कुछ अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, मान लीजिए ये आपका सॉइल है ज़मीन के अंदर, इसमें आपको कहीं कहीं पे वॉइड्स हैं, बाकी आपको सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो अगर कोई डिस्चार्ज है तो वो इस तरीके से इसके अंदर से ट्रैवल करेगा, और ये जो ट्रैवल कर रहा है यही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉइड्स जो है इसको आप इस्तेमाल में लाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन को, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसको यहाँ दिखाया हुआ है, ये क्या है, एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमन। ये है कंप्लीट एरिया। अगर ये पाइप होता तो ये पूरा एरिया से पानी जाता, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर एक मिट्टी का सैंपल है तो पूरे एरिया से नहीं जाएगा, सिर्फ इन एरियाज से पानी जाएगा। तो ये एरियाज क्या है, आपको कुछ कुछ तो सॉलिड्स है, सारे को अगर एक साथ रख दें तो कुछ ये वाला सॉलिड बन जाएगा। तो ये कहलाएगा एरिया ऑफ सॉइल सॉलिड AS, और ये कहलाएगा एरिया ऑफ वॉइड्स AV। अगर हम AV प्लस AS कर देंगे तो मेरा टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली है कि जब हम एरिया ये है और Q ये है तो वेलोसिटी क्या होता है, Q बाई एरिया। तो एक्चुअल वेलोसिटी Q बाई एरिया निकलेगा, और सीपेज वेलोसिटी क्या निकलेगा, Q बाई एरिया ऑफ वॉइड निकलेगा। अब एरिया ऑफ वॉइड टोटल एरिया से हाफ हो सकता है, कम 60% हो सकता है, 40% हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये जैसे जैसे कम होगा सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताए हुए हैं। अब जब आप सीपेज वेलोसिटी निकाल लिए, अगर आपको बोला जाए कि चलो सीपेज प्रेशर बताओ, तो सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज प्रेशर होता है कि जब ये सॉइल पानी इस मिट्टी के अंदर ऐसे वॉइड से जाना चाह रहा है तो वेलोसिटी क्या है, सीपेज वेलोसिटी है। जब ये सीपेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये सॉइल के पार्टिकल्स पे एक प्रेशर भी लगा रहा है।
प्रेशर लगा रहा है, ताकि पानी जब अपना प्रेशर लगाता है तो ये वॉइड्स क्या होंगे, जो पहले ऐसे ऐसे हैं, इस तरीके से वॉइड्स हैं, ये इसके प्रेशर लगने से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ये वॉइड्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इसको अपना एरिया ऑफ फ्लो मिल जाएगा, तो पानी ज़्यादा स्पीड से और जाएगा, पानी ज़्यादा वॉल्यूम में निकलेगा, वॉल्यूम में निकलेगा तो पानी आपको डैम में फेलियर जल्दी हो जाएगा। तो पानी क्या करेगा, पानी तो अपना रास्ता ही बनाएगा। तो ये जो प्रेशर लगाता है पानी, जो सीपेज वेलोसिटी है, जो पानी ग्राउंड वाटर के अंदर में बह रहा है, वो सॉइल के पार्टिकल्स पे जो अपना प्रेशर लगाता है वो कहलाता है सीपेज प्रेशर। और इस सीपेज प्रेशर को मेज़र करना आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से मेज़र करेंगे। अब सीपेज प्रेशर क्या होता है, एक तरह से आप समझिए नॉर्मल, अगर आपको बोला जाता कि ये एक डैम है, इस डैम से आप इस पानी को रोक लिए, यहाँ पे इस पानी का यूनिट वेट है गामा डब्ल्यू, पानी का ये हाइट है एच। अगर कोई आपको बोले कि इस वाले जगह पे बताओ कि पानी की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, नॉर्मल पानी की वजह से जो रखा हुआ है, तो अगर ये टोटल एच जो है ये 10 मीटर है, और इस वाले पॉइंट का एच अगर आपका 5 मीटर है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच। और ये एच कौन सा होगा, 5 मीटर, जिस पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं उस पॉइंट तक का हाइट इंटू गामा डब्ल्यू, यही होता है प्रेशर। सीपेज प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे ना, वो भी यही चीज़ होगा, गामा डब्ल्यू इंटू यहाँ जो एच होगा ये स्मॉल एच हो जाएगा। क्या होगा ये एच होगा कि वो हेड जिसके वजह से पानी फ्लो कर रहा है। आप एक डैम बनाए, यहाँ पानी रखे और दूसरे तरफ पानी यहाँ पे है, तो इतने हाइट के डिफरेंस की वजह से ही तो पानी फ्लो करता है ना। यहाँ तो हम लोग पढ़े ना इसी चीज़ को कि पानी जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका फ्लो करता है। अब ये जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम कहीं पे आप यहाँ लिखे हुए थे, टेक्स प्लेस फ्रॉम ए हाई हेड टू लो हेड, तो हाई हेड से लो हेड फ्लो कर रहा है, तो रीजन क्या है फ्लो करने का, ये वाला हाइट। तो ये वाले हाइट को हम लोग बोले एच। टोटल हाइट किस पॉइंट पे मांगा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितने हाइट के वजह से ये आपका प्रेशर आएगा सीपेज का, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा डब्ल्यू से। यही है आपका सीपेज प्रेशर। कि सीपेज प्रेशर में आपका क्या होगा, ये एच इंटू गामा डब्ल्यू होगा। आप पहले थ्योरी पढ़िए, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल मास इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर द सॉलिड्स बाय द वर्च्यू ऑफ विस्कस फ्रिक्शन एंड इज रिफर्ड एज सीपेज प्रेशर। पानी क्या करता है, विस्कस फ्रिक्शन, जो पानी के बहने में जो रुकावट आ रही है उसके वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है पार्टिकल्स के ऊपर, इसको बोले हम लोग विस्कस फ्रिक्शन। विस्कोसिटी पानी के फ्लो करने में रुकावट को कहते हैं। फ्रिक्शन जो पानी के किसी भी चीज़ के दो कांटेक्ट में आने से जो वहाँ पे फोर्स डेवलप होता है, जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो दो तरीके का रेजिस्टेंस है, एक हो गया फ्रिक्शन, एक हो गया विस्कोसिटी। दोनों आपको एक्ट कर रहा है सीपेज में, तो विस्कस फ्रिक्शन हो गया। विस्कस फ्रिक्शन के वजह से जो प्रेशर लगता है सॉइल के पार्टिकल्स पे, उसको हम लोग कहते हैं सीपेज प्रेशर। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, अगर आपका एच जो है वो हाइड्रोलिक हेड है जिसके वजह से ये आपका सीपेज का कहानी शुरू हो रहा है, तो हम लोगों को अगर सीपेज प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच इंटू गामा डब्ल्यू बोलेंगे। एच क्या है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस का हाइट है। इसी डेरिवेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच को अगर हम डिवाइड बाई जेड और मल्टीप्लाइड बाई जेड कर दें तो मैथमेटिकली पॉसिबल है। मैथमेटिकली पॉसिबल है तो इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं एच बाई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। अब एच बाई जेड जो होता है ये हम लोग परमिएबिलिटी में पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। का पानी का ग्रेडियंट क्या है, कितने स्लोप में पानी फ्लो कर रहा है वो बताता है ये। तो हाइट डिवाइडेड बाई आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये आपका पानी का जो है वो हाइट कितना है टोटल, तो एच बाई जेड। तो हम एच बाई जेड को अगर आई बोले तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच बाई जेड को आई लिख देंगे तो आई जेड गामा डब्ल्यू बन जाएगा। ये है आपका सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला। एग्जाम में अगर पूछता है सीपेज प्रेशर तो इसी तरीके से थ्योरी 2-4 लाइन लिखना है, उसके बाद ये वाला डेरिवेशन बता देना है। छोटा सा तो स्टेप है, कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं इसमें। अब प्रेशर है ये सीपेज प्रेशर, एस लिख देते हैं, एस प्रेशर है। अब प्रेशर है तो क्या होगा, कोई फोर्स बाई एरिया होगा। एरिया तो चलो आपको समझ में आ जा रहा है, जो फ्लो हो रहा है उसका एरिया। अगर किस फोर्स की बात कर रहे हैं, सीपेज फोर्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी सीपेज प्रेशर निकालना है तो सीपेज फोर्स, जितना पानी फोर्स लगा रहा है सीपेज में, वो फोर्स डिवाइडेड बाय जितने एरिया पे लगा रहा है वही तो प्रेशर निकलता है ना। तो अगर आपको बोल दे एग्जाम में कि सीपेज फोर्स क्या होता है उसका फॉर्मूला बताइए, तो पहले आपको क्या करना है, सीपेज प्रेशर बताना है, एरिया आपको बताना है सॉइल सैंपल का, फिर सीपेज प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर देना है। क्या निकल के आ जाएगा, सीपेज फोर्स आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर आपका एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं कि जिससे अभी आपका फ्लो हो रहा है आपका पानी सीपेज जो है, एरिया ऑफ वॉइड कह दीजिए आप इसको, कि ए वी बोल देते हैं अगर हम इसको, कि जिससे मेरा पानी सीप कर रहा है, तो सीपेज फोर्स को क्या बोलेंगे, प्रेशर जो है सीपेज प्रेशर इंटू एरिया। अब सीपेज प्रेशर क्या होता है, आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू क्या हो गया एरिया। अब आई जेड, अच्छा इस जेड इंटू ए कर देंगे तो जेड क्या है, हाइट है, ए क्या है, एरिया है, तो एरिया इंटू ये हाइट मिल गया, तो कह सकते हैं कि ये हम लोगों का वॉल्यूम बन जाएगा। तो एरिया इंटू जेड लिख सकते हैं इसी चीज़ को, और इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स निकालना है तो आई वी इंटू गामा डब्ल्यू। तो आप पढ़े आई जेड गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर, आई वी गामा डब्ल्यू सीपेज फोर्स। ठीक है, यहाँ जब आपको सीपेज वेलोसिटी के बारे में बताए, इसी चीज़ को आप यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर आप सीपेज वेलोसिटी वी एस और नॉर्मल वेलोसिटी v के बीच में अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हैं, हम पहले निकाल चुके हैं आपको परमिएबिलिटी में, फिर भी हम यहाँ इसको दोबारा दिखा देते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। अब डिस्चार्ज चाहे फ्लो में पूरे एरिया में हो किसी दूसरे स्पीड से, तो वो एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, और डिस्चार्ज चाहे ज़मीन के अंदर सीपेज से हो तो एरिया वॉइड भी कम होगा, तो वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू ए वी इंटू वी एस। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी और वी एस का एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ए वी बाई ए इंटू वी एस। ये ए को इधर ले आए, अब ए वी बाई ए लिखें या वी बाई वी लिखें, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई फुल वॉल्यूम पोरोसिटी, एरिया ऑफ वॉइड बाई फुल एरिया पोरोसिटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये v जो है ये पोरोसिटी इंटू वी एस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि वी एस जो है ये v बाई पोरोसिटी हो जाएगा। और यही चीज़ हम आपको परमिएबिलिटी में बताए थे कि सीपेज वेलोसिटी जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल वेलोसिटी पोरोसिटी से डिवाइड होगा, पोरोसिटी 100% से कम होता है। तो जब इसको 0.9 या 0.5 से डिवाइड कीजिएगा तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा आपको इस नॉर्मल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, उसका डेरिवेशन है वी एस इजिकल टू वी बाई नीटा। अब इसी को आप लिख सकते हैं वी इजिकल टू नीटा इंटू वी एस भी लिख सकते हैं। कैसे आया ये हम आपको समझा दिए, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो ए वी को हम लोग ए वी और वी एस से बराबर कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका रेशियो निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया सीपेज वेलोसिटी और आपका सीपेज प्रेशर। ये सारे वो छोटे छोटे टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए फ्लो नेट स्टार्ट करने से पहले, कि हम लोगों का 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल क्या होता है। ये कहानी समझ में आ गया, 2 कहानी इसमें से पढ़नी है आपको। बॉडी के अंदर से पानी जाएगा और बॉडी के नीचे से पानी जाएगा। तो बॉडी के अंदर से जो पानी जाएगा वो बाद में पढ़ेंगे, बॉडी के नीचे से जो पानी जाएगा वो उसको कैसे दिखाते हैं, तो फ्लो नेट के तरीके से दिखाते हैं। फ्लो नेट में क्या होता है, आपको 2 डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, उसको हम लोग 2 लाइंस दिखाते हैं। एक तो फ्लो लाइंस बताता है और दूसरा जो है वो आपको ड्रॉप्स बताता है, पोटेंशियल ड्रॉप्स बताता है। तो वो 2 लाइंस का नाम है इक्विपोटेंशियल लाइंस और आपका फ्लो लाइंस। ये आपको फ्लो नेट में आता है। फ्लो नेट में जाएंगे उससे पहले आपको छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए कि सीपेज वेलोसिटी क्या होता है। पानी वॉइड्स के अंदर जो फ्लो करता है, जिस वेलोसिटी से फ्लो करता है वो सीपेज वेलोसिटी कहलाता है। वो जो अपने सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है वो सीपेज प्रेशर आपका कहलाता है। कितना फोर्स लगा रहा है तो वो सीपेज फोर्स कहलाता है। सारी चीज़ें का डेरिवेशन आपको बता दिए। आज वाले क्लास को हम लोग अब यहीं पे एंड करेंगे। आज हम लोग फ्लो नेट पे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फ्लो नेट पे आगे बढ़ेंगे और फिर उसी क्लास में फ्लो नेट कंप्लीट हो जाएगा। और उसी लेक्चर में हुआ तो अर्धन स्ट्रक्चर बताएंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो 3 लेक्चर्स में आपका ये टोटल सीपेज जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको आज जितनी चीज़ें बताएं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।